हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैम्प पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे सेल के बारे में। हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया था सेल के बारे में। और हम जो अपने लास्ट की वीडियो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कस किया था। काफ़ी कुछ चीज़ें हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में भी डिस्कस कर ली थी। हमने लास्ट वीडियो में जो है कि पढ़ने की कोशिश करी थी, समझने की कोशिश की थी कि जो कुछ मोमेंट पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में, उनके बारे में हमने डिस्कशन किया था। हमने डिस्कशन किया था जो प्रोटोप्लाज्म का नेचर होता है, यानी कि जो उसमें क्वालिटी पाई जाती है, कोलाइडल सिस्टम की जो क्वालिटी पाई जाती है, उसका जो नेचर होता है वो जिलेटिनियस नेचर होता है, यानी किस टाइप का वो दिखता है, उसकी अपीयरेंस कैसी होती है, वो हमने जानने की कोशिश की थी। कि हमने जानना चाहा था, यानी कि समझने की कोशिश की थी कि सस्पेंशन क्या होता है, शुद्ध विलयन क्या होता है, यानी कि प्योर सॉल्यूशन क्या होता है, ये हमने जानना चाहा था। और हमने जानने की कोशिश की थी कि कोलाइडल सिस्टम क्या होता है। तो काफ़ी कुछ हमने समझ लिया था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो जो है कि वीडियो दोबारा देख सकते हैं, दोबारा देखकर उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के अपने वीडियो में हम अब पढ़ेंगे आगे के चैप्टर जो है कि इस जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म के अंतर्गत हमें आगे क्या जानना है वो हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म है, जीवद्रव्य है, उसका नेचर क्या होता है और हम उसके केमिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो उसका केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रासायनिक संरचना क्या होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म यानी जीवद्रव्य की प्रकृति कैसी होती है। तो हम जो है कि इसकी जो प्रकृति होती है उसके बारे में कई विचारधाराएं दी गई हैं, एक एक करके हम जानेंगे और समझेंगे। तो जो विचारधारा दी गई है वो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये आपकी कुछ विचारधाराएं हैं, उनसे रिलेटेड ये पिक्चर्स हैं। अभी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट है वो है आपका जलिका सिद्धांत यानी कि रेटिकुलर थियरी। तो किसी ने हमको बताया है कि जो जीवद्रव्य होता है वो एक महीन जाली के रूप में कोशा में रहता है। किस तरीके से रहता है? महीन जाली के रूप में कोशा में रहता है। जैसे आपकी आटा छानने वाली छन्नी होती है, कुछ उस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है आपका रेटिकुलर थियरी, यानी कि ये इसकी जो संरचना होती है वो किस तरह जाली के रूप में होती है। कैसी होती है? जाली के रूप में। ये आप देख रहे हैं, ये जाली जैसी कुछ संरचना पाई जा रही है। जैसे आपकी आटा छानने वाली छन्नी होती है, उसमें कुछ जालियां बनी होती हैं। या फिर आपने देखा होगा कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो जो बालू होती है उसको छानने के लिए भी हम एक झन्ने का प्रयोग करते हैं। कुछ उस तरीके की ये जो जीवद्रव्य होता है वो उस तरीके का होता है। ठीक है। तो रेटिकुलर थियरी में ये कैसी होती है? एक जाली, जो जीवद्रव्य होता है वो सेल के अंदर किस अवस्था में होता है? वो होता है जाली के रूप में, यानी कि जलिका के रूप में। अब हम बात करते हैं कि फाइब्रिलर थियरी क्या होती है। फाइब्रिल थियरी है तंतुमय सिद्धांत जिसमें जो जीवद्रव्य होता है वो रेशों के समान होता है। किसके समान होता है? फाइबर्स के समान होता है। तो फर्स्ट हमने जो सिद्धांत पढ़ा यानी थियरी पढ़ी, उसमें हमने क्या जाना? हमने जाना कि जो जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म होता है वो जाली के समान होता है। सेकेंड है फाइब्रिलर थियरी, जिसमें जीवद्रव्य को कुछ महीन रेशों के समान बताया गया है। अब हम बात करते हैं थर्ड की, यानी दानेदार ग्रैनुलर थियरी। यह जीवद्रव्य इसमें क्या होता है कि ये छोटे छोटे दाने के रूप में हमारे सेल में पाया जाता है। वायु कोष्ठिकामय सिद्धांत यानी कि एवोलर थियरी, तो जीवद्रव्य होता है वो द्रव्य की अति सूक्ष्म बूंदों के समान होता है, यानी छोटे छोटे डॉट्स जैसे होते हैं उसके समान होता है, जो एक दूसरे से जो तरल होता है उसमें फैले रहते हैं। इस प्रकार से यह एक पायस, यानी कि मैंने पहले ही आपको बताया था, ये एक इमल्सन के रूप में पाया जाता है। अब इमल्सन क्या होता है? जिसमें जो परिक्षिप्त प्रवस्था यानी कि डिस्पोज्ड फेज होता है, और क्या होता है
वो होता है आपका परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पर्शन मीडियम, दोनों ही की अवस्था जब द्रव होती है, यानी दोनों ही जब द्रव के रूप में होते हैं तो उसी को हम पायस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका तेल में जो है कि जल की बूंदें डाल देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पायस कहते हैं। ठीक है, दूध भी आपका एक पायस होता है। अब यहाँ पे ये डायग्राम कुछ शो कर रहा है जो हमारा जो जीव द्रव्य होता है उसमें कितने % वाटर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, लिपिड पाया जाता है, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाते हैं और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इसका हम आगे डिस्कशन अभी करते हैं। तो जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, तो जीवद्रव्य मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है। कैसा होता है, जटिल होता है। तो इतना जटिल होता है, जब हम इसका विश्लेषण करते हैं या फिर जब वैज्ञानिकों ने इसको जानना चाहा, इसका विश्लेषण करके बहुत डिटेल में इसको जानने की कोशिश करी, तो उन्होंने क्या पाया कि जब विश्लेषण हम करते हैं तो इसकी मृत्यु हो जाती, यानी कि ये मर जाता है। तो इस वजह से यह जानना बहुत कठिन हो जाता है, ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि जो जीवद्रव्य की एक्चुअल में जो अवस्था होती है, जीवित अवस्था होती है, वो किस तरीके की होती है। दैट्स वाई हम ताज़े भार के आधार पर हम क्या करते हैं, जीवद्रव्य में जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो किस अनुपात में उपस्थित होते हैं उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो एनएस कोहेन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1969 में हमें ये बताया था कि जो ताज़े भार के आधार पर जीवद्रव्य में विभिन्न पदार्थ पाए जाते हैं उनका अनुपात क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करें अगर जल की, तो जो जल की मात्रा होती है वो प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज़्यादा होती है। वो कितने % हो सकता है, वो 90% भी हो सकता है और जो है 88% भी हो सकता है, यानी कि जो 2% होते हैं वो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। किसी में 88% पाया जाएगा, किसी में 92% पाया जाएगा, ये 90% भी हो सकता है। तो कोशाद्रव्य में जो कोशा है उसमें इसका स्थान क्या होगा, वो केंद्रक का जो रस होता है उसमें पाया जाएगा या फिर हाइलोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी कि बेसिक फ्लूइड होता है। ये किसका होता है, प्रोटोप्लाज्म का ही हिस्सा होता है। उसमें जो है कि यानी कि हाइलोप्लाज्म में जल की मात्रा पाई जाएगी, केंद्रक रस में भी ये पाया जाएगा। और वैसे ही प्रोटीन का जो % है वो क्या होता है, वो 7% होता है। जल ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, यानी कि 88 से लेके ये आपका 92% तक हो सकता है। और जो प्रोटीन होता है उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है वो होता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन का जो % है वो 7% से लेके आपका 9% तक हो सकता है। 7% से कम भी हो सकता है और 7% से ज़्यादा भी हो सकता है। इसकी जो उपस्थिति होगी वो कोशा में कहाँ भी होगी, मेम्ब्रेन में होगी, हाइलोप्लाज्म में होगी और एंजाइम्स में होगी, यानी कि विकर में होगी। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट भी लगभग 2% के बराबर पाया जाता है और इसकी जो उपस्थिति होगी वो हाइलोप्लाज्म में होगी या फिर जो स्टोरेज मटेरियल होता है उसमें होगी। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स ये 1% के आसपास अराउंड हो सकता है और इसकी जो उपस्थिति होगी वो कहाँ पे होगी, वो होगी मेम्ब्रेन में, हाइलोप्लाज्म में और निष्क्रिय पदार्थ में, यानी कि इनएक्टिव मटेरियल में। अब हम बात करते हैं अकार्बनिक अम्ल की। तो अकार्बनिक अम्ल का % जो होता है वो भी 1% के अराउंड हो सकता है, थोड़ा सा इसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। इसकी जो उपस्थिति होगी वो होगी हाइलोप्लाज्म में कोफैक्टर के रूप में। जो कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर जो है कि ऐसा पार्ट होता है सेल का या फिर हम कह सकते हैं एंजाइम की क्रिया को ये क्या करता है, बहुत तेज़ी से कर देता है, बहुत बढ़ा देता है या फिर बहुत कम कर देता है। जो कोफैक्टर ज़्यादातर एज अ जैसे एंजाइम्स होता है एज अ कैटलिस्ट प्रयोग होता है, तो कैटलिस्ट के भी वर्क को बहुत जल्दी करने में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कोफैक्टर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए और आरएनए की, तो जो राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है वो 7% पाया जाएगा और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक वो 4% पाया जाएगा। ये दोनों ही क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, यानी कि केंद्रक में ये पाए जाते हैं। तो इसका जो जाहिर सी बात है जब ये केंद्रक में पाए जाते हैं तो इसका कुछ हिस्सा जो है केंद्रक में होता है और थोड़ा बहुत हिस्सा कोशाद्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में भी यह पाया जाता है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया
और क्लोरोप्लास्ट केंद्रक दोनों में ही, तीनों में ही पाया जाता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। तो हमने ये देखा कि जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटोप्लाज्म का वो क्या होता है और उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, वो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, कुछ और चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उनमें जो जल की मात्रा क्या होती है, उसका जो परसेंट होता है वो 95% तक होता है। ठीक है, जो बीज होते हैं यानी कि सीड होते हैं, जब अपने इनएक्टिव फेज में होते हैं यानी रिसेसिव पीरियड में होते हैं, तब जो है कि जीव द्रव्य सुप्त अवस्था में रहने वाले भागों के जीवद्रव्य में, जैसे सुसुप्त बीज या स्पोर के जीवद्रव्य में जो जल की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, वो 10 से 15% तक हो जाती है। तो अभी आपने देखा कि जो जल में उगने वाले पौधे होते हैं उसमें कितना पाया जा रहा है, 95%। और जो सुसुप्त अवस्था में जीव होते हैं यानी कि जब अपने रिसेसिव पीरियड में होते हैं, जब उनमें वृद्धि नहीं हो रही होती है, तो उसमें जल की मात्रा कितनी होती है, 10 to 15%। सूखे पदार्थों में यह 99% कार्बनिक पदार्थ और शेष अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी कि जो पदार्थ में जल की मात्रा कम होती है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कितने होते हैं, 99%, और शेष क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कुछ केटायंस और एनायंस भी पाए जाते हैं जिनको हम समझते हैं। जो धनायन यानी कि केटायंस होते हैं वो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन होते हैं, और कुछ जो एनायंस पाए जाते हैं वो नाइट्रेट, सल्फेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड होते हैं। तो जो खनिज तत्व हैं ये पौधों की कोशिकाओं में, इन सब का अपना एक अलग अलग रोल होता है, वो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो जो कोसा है वो वातावरण के बीच जो ऑस्मोसिस यानी परासरण की भूमिका होती है, परासरण की क्रिया होती है, उसमें भी ये बहुत ही अच्छा रोल अदा करते हैं। जितने भी केटायंस और एनायंस पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। तो जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे मिलके बना होता है, वो मिलके बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऐसे ही लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स में ऑक्सीजन की मात्रा कुछ कम होती है। कार्बोहाइड्रेट में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है वो 2:1 होता है। जो मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वो होते हैं आपके ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। ये मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म में। ठीक है, तो इनका जो कार्य होता है वो क्या होता है, वो होता है ऊर्जा प्रदान करना पौधों को यानी सजीवों को। तो जो कोसा के बहुत से कार्य जो आवश्यक होते हैं उनके लिए ये क्या करता है, ये ऊर्जा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के लिपिड्स भी जीवद्रव्य की रचना में भाग लेते हैं और ये क्या करते हैं, लिपिड्स भी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में इनमें जो ऑक्सीजन होता है वो कम मात्रा में पाई जाती है। आप ध्यान देंगे कि कार्बोहाइड्रेट में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और लिपिड में उससे कम पाई जाती है। ठीक है, तो ये लिपिड्स होते कहाँ हैं, ये कोसा की झिल्ली में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, झिल्ली में होते हैं। वैसे ही प्रोटीन भी पाया जाता है। प्रोटीन जो है कि कुछ ठोस पदार्थों में 64% होता है। तो जीव द्रव्य होता है उसका महत्वपूर्ण भाग होता है प्रोटीन। क्यों, प्रोटीन है जो हम कह सकते हैं जो खनिज है, जो पार्ट है, ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सजीव की वृद्धि के लिए। ठीक, तो अब वो प्रोटीन बना किससे होता है, बना होता है ये अमीनो अम्लों के द्वारा बना होता है, जिसमें कई प्रकार के अमीनो अम्ल टेक पार्ट करते हैं। और ये अमीनो अम्ल किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कुछ मात्रा सल्फर और फास्फोरस की भी पाई जाती है। तो जीवद्रव्य जो होता है वो पहले ही मैंने आपको बताया था बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं, यानी कि बहुत ही जटिल होते हैं। इसमें असंख्य यानी कि कई तरीके के रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, और इन परिवर्तनों में जो सबसे ज़्यादा सबसे अच्छा और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो होते हैं आपके क्या, एंजाइम्स, यानी कि जीवद्रव्य में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। और ये जो एंजाइम्स होते हैं वो मुख्य रूप से प्रोटीन ही होते हैं। तो जो प्रोटीन होता है वो किससे बना होता है, अमीनो अम्लों
से बना होता है, यानी कि अमीनो एसिड से बना होता है। और ये विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनमें से 20 जो है कि इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जो प्रोटीन होता है, इन्हीं अमीनो अम्लों के कंडेंसेशन से प्रोटीन बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोटीन बनते हैं। अब ये इतनी चीज़ें पाई जा रही थी जिसका हमने डिस्कशन किया। कुछ और जो 2 चीज़ें थी, न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए और डीएनए, ये दोनों भी जो है कि पाए जाते हैं प्रोटोप्लाज्म में, जो कि कोहेन ने, मैंने आपको अभी चार्ट दिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था, वो जो कोहेन का जो एक्चुअल चार्ट था उसमें ये दोनों चीज़ें इंक्लूड नहीं थी, आरएनए और डीएनए। तो डीएनए और आरएनए यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता है, वो किससे बना होता है? वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस का बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के, आरएनए एंड डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो अदर केमिकल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है आपका कुछ वर्णक, यानी कि पिगमेंट्स होते हैं, लेटेक्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, और कुछ एल्कोलाइड्स भी जीवद्रव्य में पाए जाते हैं, जो बहुत ही इनका अलग अलग और बहुत ही महत्वपूर्ण इनका कार्य होता है, जिसमें ये टेक पार्ट करते हैं। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो रेगुलरली बदलती रहती हैं, एक ही कोशिका में समय समय पर ये बदलता रहता है, इनका जो रेशियो होता है वो बदलता रहता है। आगे हम जो है कि इसकी स्टडी और डिटेल में भी करेंगे। अब हम बात करते हैं जीवद्रव्य के विभिन्न भागों की संरचना एवं कार्य के बारे में। तो जो हमारा जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म होता है, वो मैंने आपको पहले ही एक डायग्राम के थ्रू बताया था, एक चार्ट के थ्रू बताया था कि जो जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म होता है, वो उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म पाया जाता है और न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और न्यूक्लियस के बारे में भी हम जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहली बार में देखने में शायद ना समझ में आए, लेकिन जब आप ये बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आने लगेगा, और बहुत ही अच्छे से आप इसको एंजॉय भी करेंगे, आई होप। तो अब हम जो है कि मैंने कुछ नया करने का सोचा है, तो वो मैं कल जो है कि आपको बताऊंगी, और साथ में ही हम शुरू भी करेंगे कि हमें क्या वो नया करना है। आई होप आप उसको भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे, जैसे अभी तक ये वीडियो को, इन साइंस की वीडियो को आप एंजॉय करते आए हैं। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।